चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने और वोट पाने के लिए अपना अपना दांव चल रही हैं। कोई रोजगार देने का वादा कर रहा है तो कोई महिलाओं की सुरक्षा का दावा कर रहा है तो कोई एक काम समान वेतन लागू करने की बात कर रहा है। ऐसे में बिहार में वादों की मानो झड़ी इन दिनों लग गई है। अलग अलग पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर, अपने अपने वादे लेकर लोगों के बीच पहुंच रही हैं। इस बीच एलजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में कहा है कि वो रोजगार लेने देने के लिए बाकायदा पोर्टल खोलेगी और साथ ही अफसरशाही को जड़ से खत्म कर देगी। तो उधर दूसरी तरफ महागठबंधन का दावा यह है कि पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार दिया जाएगा और जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना कर देंगे। बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। बीजेपी ने 10 लाख नौकरियों का जवाब दे दिया और 19 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात की। साथ ही साथ 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग तो बेहतर होगा ही, 1 लाख लोगों को नौकरियां यहां मिल जाएंगी। इस पर जेडीयू पीछे कहां रहने वाली थी। उसने बीए पास करने वाली छात्राओं को 50,000 की मदद के साथ ही 12वीं के बाद के स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड पर 4 लाख तक का कर्ज देने की बात कही ताकि शिक्षा संबंधी किसी भी चीज में बाधा ना आए। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में रोजगार के वादों की झड़ी लगी हुई है, क्योंकि वादे तो वादे होते हैं। वादों का क्या है, वादे कर देते हैं लेकिन फिर पलटकर उन वादों को पूरा करता कौन है, ये बिहार की जनता अपने दिल दिमाग में, जहन में याद रखेगी और इसी के आधार पर वोट भी देगी। कह नहीं सकता है कि भाई सब आदमी ठीक हो जाएगा। कुछ आदमी तो बाएं दाएं इधर उधर करने वाला होता ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। और किसी को कुछ है ज्ञान है जी, कह देगा इतना आदमी को नौकरी देगा, पैसा कहां से आवेगा तोरा। कहीं ऐसी नहीं हो कि नौकरियां देने के नाम पर कुछ अपने ही कुछ धंधा शुरू करे लोग, कहने की बात है। अरे सब संभव है, हम कितना बताएं। मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। पिछला बार सुशील मोदी जी ने जारी किया था, बोले थे सबको स्कूटर और डीजल और पेट्रोल का किराया देंगे, खर्चा देंगे। मिला क्या? यही प्रधानमंत्री जी ने बोला था बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। तो हम चाहेंगे, एक तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बाहर से आकर के वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है और विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है। यानी बिहार के बीजेपी नेता सक्षम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीट में आपने सिर्फ एक जीती, किशनगंज, वो भी हमारी वजह से। अगर हमारे कैंडिडेट अख्तर इमान 3 लाख वोट नहीं लेते तो वहां से भी आप हार जाते। 3 लाख अख्तर इमान लिए, 3.5 लाख कांग्रेस ली, जेडीयू 3,25,000 ली। इनमें कोई ना कन्विक्शन है, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है बीजेपी से मुकाबला करने की। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये भी असेंबली चुनाव में इनके पास कोई ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना तो कोई पॉलिटिकल विजन है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग काबिल नहीं है। बिहार में सभी राजनीतिक दल इस वक्त चुनावी मौसम में रंगे हुए हैं और चुनाव में बेरोजगार के साथ साथ किसान कार्ड भी खेल रहे हैं। लेकिन बिहार में किसानों की असली हकीकत क्या है, ये जमीन पर जानने की कोशिश लगातार इंडिया न्यूज की टीम कर रही है कि क्या वाकई मैनिफेस्टो जारी कर देने भर से किसानों को राहत मिल पाती है, उनकी समस्याएं दूर हो पाती हैं। गया के बेलागंज से किसानों की हालत पर शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट। पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं बिहार चुनाव से ठीक पहले, और इसमें किसानों को लेकर के भी कई वादे किए जा रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्याओं पर पिछले कुछ महीनों से खास तौर से बात हो रही है और केंद्र में है कृषि कानून। बिहार की जेडीयू बीजेपी सरकार ने ये कहा कि बिहार में किसानों की जो स्थिति है वो कमोवेश बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर मंडी सिस्टम बहुत पहले खत्म कर दिया गया। बिहार के गया के बेलागंज में हम मौजूद हैं। एक बार मेरे पीछे आप नजर डालिए, ये धान की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर धान की फसल खड़ी है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं जो इस खेती में लगे हुए हैं और इसी से उनका जीवन यापन चलता है, वो बताते हैं कि बदहाली दशकों से है और बदहाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसी तरीके से आज भी न फसल का उचित मूल्य मिलता है और न योजनाओं का लाभ मिलता है। घूसखोरी की बात यहाँ पर किसान कर रहे हैं और तमाम तरह की समस्याएं हैं। सिंचाई के लिए जो प्राकृतिक साधन है उन पर ही निर्भर हैं, और अगर बारिश नहीं होती है तो फसल खराब हो जाती है, उसके बाद फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता। ये सब ये किसान खुद अपनी जबानी बताएंगे, इसलिए एक एक करके मैं इनके पास जाऊंगी। बताइएगा जरा कि क्या
किसानों को लाभ मिलता है योजनाओं का? फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और भी तमाम तरह की योजनाएं चलाते हैं नीतीश जी। जी नहीं मैम, और हम लोग को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बैंक में जयवो करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया किंदुई में, तो वहाँ से मैनेजर खखेट के भगा देता है कि नहीं आप लोग को लोन नहीं मिलेगा जी। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्जा उर्जा कर करके खेती में फसल के लिए लगाते हैं पैसा। अच्छा, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड से चूंकि लोन लेने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिन होता है, इसीलिए आप लोग सोचते हैं कि जो साहूकार हैं उनसे ही कर्ज ले लें। तो कर्ज की समस्या तो यहाँ पर आसपास किसानों में बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी कर्ज का समस्या है। ऐसा लोग किसान है उनके पास तो पूंजी लगाने का भी पैसा नहीं है, तो हम लोग लाचारियन कर्ज लेने पड़ता है। और जो हम लोग के साधन था मैम, वो तो साधन खत्म हो गया है, तो अब क्या करें, भगवान पर निर्भर है। और वो भी भगवान अगर पानी पड़ता है तो फसल होता है, और जरा मना लाइन मिलता है उससे उपजा लेते हैं, और अगर मिलना बंद हो जाएगा तो फसल हम लोग के बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, ये सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि योजनाओं के जाल में कहीं ना कहीं आम आदमी, आम किसान खुद ही उलझ कर रह जाता है। एक दावा और भी है कि एमएसपी किसानों को मिल रहा है। क्या एमएसपी किसानों को मिल रहा है? उचित मूल्य में दाम, उचित मूल्य में फसल बिक रही है? आप बताइए बाबा। नहीं बिकता है। वहाँ 5 किलो धान जब अथी में बिकता है, धान जब किसानों को सुविधा मिला है तो उसमें सुविधा नहीं मिल पाता है। 5 किलो नजायज धान चाहिए, 2 किलो पैसा 80 रुपया चाहिए, तो वो सब चीज नहीं मिल पाता है। बोला इतना सरकार वहाँ से सब अथी लोग लेता है, साहब लोग, तो हम लोग को नहीं मिल पाता है पैसा। अच्छा, साहब लोग पैसा लेता है इसलिए आप लोगों तक नहीं पहुँच। हाँ ना, हम लोग सीधा कहता है कि हम इतना पैसा काट के देंगे। धान जब बेचते हैं किसान जब उपजता है तो सरकार का रेट 17 रुपये कुछ पैसे रेट न था, तो उतना रेट नहीं मिल पाता है, उतना काट लेता है पैसा। अच्छा, पहले से सुधार हुआ है कि पहले से और खराब हुई है हालत पिछले कुछ सालों में? तो पहले तो ये सब चीज है ये नहीं था, तो कुछ शायद कुछ किसी को जो मिलता है तो सुधार वो कहाँ हुआ। जो पूरा फुल पेमेंट न मिलना चाहिए हम लोग के, उसमें बेचौलिया बीच में। ये तो किसानों की बात सुनी आपने, कोई स्थिति में बदलाव सुधार है नहीं। उधर गया में विष्णुपद मंदिर के पास मूर्ति बनाने के काम में जुटे परिवारों की स्थिति भी बेहद बदहाल है। मूर्ति बनाने वाले इन कलाकारों की विरासत बचाकर रखने में सरकारें नाकाम ही साबित हुई हैं। शुभ्रा की ये रिपोर्ट। यहाँ पर कदम कदम पर आपको आस्था मिल जाएगी। हम इस वक्त बिहार चुनाव की कवरेज में निकलने के बाद बिहार के गया में पहुंचे हुए हैं, जो आस्था की नगरी है। कहते हैं कि भारत के गांव-गांव में लोगों के पास खाने के लिए नहीं हो, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो, लोगों के पास तमाम सुविधाएं नहीं हो, लेकिन आस्था भगवान के प्रति ये जरूर मिल जाती है। और भगवान के बारे में कहते हैं कि वो दुनिया को तराशते हैं, लेकिन यहाँ भगवान को, भगवान की मूर्तियों को तराशने वाले लोग हमें मिले। गया के विष्णुपद मंदिर के ठीक बगल में यहाँ पर कई दुकानें हैं जहाँ पर मूर्ति बनाने का काम होता है, और कई परिवार हैं। पूछने पर पता चला है कि ये परिवार कई ज़माने पहले जयपुर से आकर यहाँ पर बसे, और उसके बाद से ही मूर्ति बनाने का ये पूरा कारोबार जो है वो हो रहा है। इससे पहले कि मैं बातचीत करूं, आप एक बार इस पूरी दुकान पर नज़र डालिएगा। हर तरह की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ख़ास तौर से ख़ास बात यह है कि सब भगवान की मूर्तियाँ आपको दिखेंगी। ये भगवान की मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर पहले तराश कर लाई जाती हैं। यहाँ से सटा हुआ एक गांव है 35 किलोमीटर दूर यहाँ से, वहाँ पर पत्थर पहुँचते हैं, उन पत्थरों को तराशा जाता है, और उसके बाद तराशने के बाद ये जो मूर्तियाँ हैं यहाँ लाई जाती हैं, यहाँ इन्हें पॉलिश किया जाता है, और उसके बाद इन पर रंग चढ़ाए जाते हैं, जो आपने अभी अपनी आँखों से देखा कि कैसे मूर्तियों को पेंट किया जा रहा है। फिर से एक बार ज़रा देखिएगा आप, और कितना खूबसूरत है ये सब कुछ, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे इन परिवारों पर क्या बीतती है ये हम समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं जो कि बताएंगे कि आखिर कब से ये इस कारोबार में ये परिवार लगे हुए हैं और अभी इनकी क्या हालत है। आपका क्या नाम है? जी, प्रीतम गौड़। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि जयपुर से आए हैं, किस ज़माने की बात है ये? मैडम 200 से 300 साल पहले की बात है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जयपुर से कारीगरों को बुलवा के इस मंदिर निर्माण के लिए यहाँ लाया था। उस समय तो बहुत से परिवार आए, पर धीरे धीरे लोग पलायन कर गए यहाँ से। जिस हिसाब से मूर्ति निर्माण हो रहा है उस हिसाब से इसकी बिक्री नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। अभी वर्तमान में यहाँ 8 से 10 परिवार निवास कर रहे हैं यहाँ पे। पहले कितने परिवार थे, अब कितने बचे?
पहले तो बहुत से परिवार थे मैम, 25 से 50 परिवार, मगर धीरे धीरे लोग पलायन करते जा रहे हैं। आगे भी धीरे धीरे फ्यूचर में भविष्य में लोग जाएंगे यहाँ से। आप ये कह रहे हैं कि जितनी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। देखिए, हम बात करते हैं कि रोजगार की तलाश में बिहार से लोग बाहर जाते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे लोग हमें मिले हैं जो बाहर से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए थी और जिस तरीके से उनको आसानी होनी चाहिए थी सरकारों की तरफ से, वो सुविधाएं, वो योजनाएं यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर रही। शुभ्रा सुमन ने मूर्तिकारों से भी बात की है, किसानों से भी बात की है और गया से इस वक्त लाइव शुभ्रा सुमन हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ्रा, आपकी बातचीत हमने सुनी भी, जानी भी। लोगों की समस्याएं जस की तस हैं, अब सुधार या बेहतरी कुछ अभी तक हुई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आज बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए जो सबसे बड़ा वादा किया है वो 19 लाख नौकरियों का कर दिया है। नीतीश कुमार का वो बयान मंच से याद है जिस पर उन्होंने महागठबंधन के 10 लाख नौकरियों पर सवाल उठा दिया था, कहा था पैसा कहां से आएगा। अब 19 लाख लोगों का रोजगार का जो वादा है वो लोगों को कितना भा रहा है। बातचीत आपकी आज हुई क्या इस पर? बिल्कुल बिल्कुल रचना, देखिए बातचीत लगातार हो रही है और इस वक्त मैं गया में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी देखिए आवाज इको हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आवाज को जरा ठीक किया जाए। आवाज ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। शुभ्रा, आप अपना अनुभव बताइएगा। गया में लोगों से बातचीत हुई तो आपने खुद ने क्या महसूस किया? लोगों के मन को टटोलने की कोशिश में क्या निकला? देखिए, आइए हम खुद ही बात करते हैं कुछ लोगों से, क्योंकि मार्केट में हम लगातार घूम रहे हैं। यहाँ पर कुछ औरतें भी मिल रही हैं और जो दुकान लगाते हैं गया के इस मेन चौक में, उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू गोस्वामी हुआ। अच्छा, आप यहाँ पर कितने दिन से, कितने वक्त से दुकान लगा? हम 45 बरस से दुकान लगा रहे हैं। 45 साल से? अच्छा, तो कुछ बदलाव पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव? कुछ परिवर्तन हुआ है, पर वो नहीं जो हम लोग परिवर्तन हो। हम लोग का काम दाम में परिवर्तन नहीं हुआ है, जो है सो है। मतलब हम लोग सरकार की तरफ से कोई उसी नहीं मिला। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, पिछले कई सालों से 1990 से यहाँ पर विधायक हैं प्रेम कुमार जी, कुछ काम वाम हुआ है विधायक जी की तरफ हाँ, से? कुछ काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ काम भी हुआ है उनकी तरफ से, कुछ हुआ है। सड़क नाली गली का काम? हाँ हुआ है। अच्छा। पर उतना नहीं जितना होने चाहिए, लेकिन उतना नहीं हुआ है। इस तरह की दिक्कत आप लोगों को कारोबार में आती है? नहीं, कारोबार में कोई दिक्कत नहीं है सर। कमाई अच्छी हो जाती है? कमाई तो जब खाए पर भगवान देते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना होता है, पर दिक्कत नहीं है उनके तरफ। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है आप लोगों को? हाँ, लाभ थोड़ा बड़ा मिलता है। किस तरह की योजनाओं का लाभ? वही राशन कार्ड बना है और ऐसा कोई लाभ नहीं है। लॉकडाउन में कैसा भी था? वो तो खैर बिल्कुल समस्या गंभीर था। हाँ, उसके बाद फिर लॉकडाउन खत्म हुआ तो थोड़ा मना चल रहा है। 45 साल से आप इसी जगह पर दुकान लगा रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि कैमरा पैन करके दिखाइए कि यहाँ पर ये जो टावर है, ये ऐतिहासिक टावर है और देखिए गया की जो जमीन है वो महापुरुषों की जमीन है। गया की जमीन ऐतिहासिक, धार्मिक, हर तरह की महत्ता रखती है। ठीक इसके बीचों बीच अगर आप देखिएगा, इस टावर के बीचों बीच राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति लगी हुई है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति लगी हुई है ठीक बीचों बीच। लेकिन यहाँ की बदहाली भी जरा आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर जाम की समस्या अभी भी ठीक नहीं हुई है। गाड़ियाँ कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, गाड़ियों को खुद नहीं पता होता और बदइंतजामी जो है वो झलकती है। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप रचना घोषणा पत्र की बात कर रही थी और घोषणा पत्र में महिलाओं का जो स्थान है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन आप लोग बताइए, एक सेकेंड, आप लोग बताइए कि महिला सुरक्षा को लेकर कुछ काम हुआ है पिछले कुछ सालों में? नहीं। अब लगता है कि बाहर जब निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस होता है? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सबकी मेंटेलिटी चेंज होना ज़रूरी है। सिर्फ एक के बदलने से कुछ नहीं होगा। सब बदलेंगे तो ही महिला सुरक्षित होगी। महिला तो सुरक्षित हो रही, पर पुरुष उन्हें सुरक्षित महसूस कौन कराएगा? महिलाओं को पुरुष ही कराएंगे ना सुरक्षित।
तो उनकी ही मेंटेलिटी नहीं चेंज हुई है, तो हम। आप लोग कॉलेज में पढ़ती हैं? कॉलेज में पढ़ती हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी भी जब आप कॉलेज जाने के लिए निकलती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, असुरक्षा की भावना आती है, घर वालों को चिंता होती लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो आपको लगता है कि सरकारों को जितना काम महिला सुरक्षा के लिए करना पड़ा है, क्योंकि बिहार के कई इलाकों से कई बार कई तरह की घटनाएं आती हैं महिलाओं के साथ, छेड़खानी, बलात्कार, आपको लगता है उसमें कमी आई है? नहीं, कमी नहीं आई है। सड़क हो या किसी रास्ते से जाना हो तो लड़कियों को डर लगा रहता है कि ये सुनसान सड़क है, अनसेफ है, ये तो इनसिक्योरिटी तो खैर रहती है। अच्छा, आप लोग चूंकि समझदार हैं और आप लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, बात होती है सुशासन की, बात होती है कि पहले जंगल राज था, फिर उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको कुछ तब्दीली, जो भी आप खुलकर बोलिए, जो तब्दीली आपको महसूस हुई वो भी बोलिए और जो कमी रह गई वो भी बोलिए। नहीं, तब्दीली तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, फर्क ये आया है कि पहले केस जो है वो दर्ज नहीं होते थे, अब केस दर्ज होते हैं तो ये ज्यादा पहले मामले भी थे, मामले अभी भी थे। पहले लोग रिपोर्टिंग कराने से डरते थे, अब रिपोर्टिंग कराते हैं तो केस ज्यादा दिख रहे हैं अब। अच्छा, ये देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल रही हैं, ये कॉलेज जाने वाली छात्रा हैं और ये कह रही हैं कि पहले से मामले अगर बड़े हुए दिख रहे हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि अब केस दर्ज होता है। हाँ। पहले कई ऐसे केसेस आते थे लेकिन कहीं सुनवाई नहीं थी, लेकिन अब एक फर्क आया है। अच्छा, हमारे साथ एक और भाई साहब फर्क हैं, ये आप भी इधर आया इसी है इलाके में शुभ्रा रहते कि अब महिलाएं खुलकर बोल रही हैं, खुलकर बात कर रही हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। शुभ्रा ने अगर काम व्यवसाय वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पेट भरने का साधन तो जुट जाता है, लेकिन हाँ, कुछ और बेहतरी, कुछ और अच्छा काम यहाँ पर होना चाहिए, उसका इंतजार है। महिलाएं कह रही हैं कि सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।